अरे प्रकाश, तू आ गया? हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं घर के बाहर कार पार्क कर बरामदे में आया ही था कि देखा माँ और बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहां तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे, इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाए। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहां आने के लिए। अच्छा, आशा तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फोन कर रहे थे, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। मैं एकटक अपने माता पिता को देखते रह गया, पर कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रख रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। ये देखकर मैं हैरान था। जितनी फुर्ती से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और आशा, जो मेरी बहन थी और जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नजर आती थी और जो पिछले 2 महीने से ससुराल जाने को ही तैयार नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। अपनों की एहसान फरामोशी को देखते हुए कुछ देर मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का राहुल शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रखा था। और 5 साल की पिंकी बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थी। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डूबो डूबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई पता नहीं। दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ था। उसी में से ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ, बाबूजी और आशा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा नीमा पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसने मुझे देख अपने आंसू साफ किए और बोली, आगे आप? उसकी हालत देखकर मैंने पूछा, तुमने कुछ खाया या नहीं? मेरा ये सवाल सुनते ही नीमा जोर जोर से रोने लगी। मैं जानता था उसने कुछ नहीं खाया होगा। माता पिता और बहन ने कुछ बना कर दिया ही नहीं होगा। और वो फोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद मैंने ही तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो हमेशा ही सबकी सेवा की, बदले में यह सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नीमा रोते हुए बोली, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तुमसे ज्यादा तवज्जो दी थी। मैंने नीमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, हमेशा उनकी बात मानी। तुम्हें भी जबरदस्ती हर बात को मानने पर मजबूर किया। पर जब आज मेरे परिवार को उनकी जरूरत थी, तो वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बस तुम हिम्मत बनाए रखना। ठीक है, नीमा ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं खाने के लिए अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूं। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूं। मैंने फोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुलाकर और उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथों तैयार होते हुए दोनों बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं। मम्मा देखो, पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्हा राहुल ज्यादा बोल नहीं पाता, सिर्फ अपनी ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोला, पापा, मम्मा, पापा। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर नीमा को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। इस घर में मैं घर का बड़ा बेटा, सास ससुर, देवर नवीन और एक शादीशुदा ननद आशा थी, जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। मैं अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था। इसलिए नीमा के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहां हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहां से उठकर नहीं जाती थी, वहीं नीमा के लिए उसके मायके जाना ना के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। घर का सारा काम भी नीमा को अकेले ही करना पड़ता था। नीमा का पूरा दिन घर में काम करते हुए ही बीत जाता। मैं और नीमा अगर कहीं घूमने जाते तो पहले आशा और माँ बाबूजी जाने को तैयार हो जाते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी से पहले नीमा जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। मेरे अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था।
सुबह से शाम मशीन बनी नीमा अकेले काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते थे। एक दो बार नीमा ने नौकर रखने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि माँ बाबूजी को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब पिंकी हुई तब तक नवीन की भी शादी हो चुकी थी। बहू निशा ने आकर सब संभाल लिया था, पर माँ बाबूजी और आशा का रवैया नीमा के प्रति वही रहा। नेक लेने में सभी आगे आ जाते, पर काम करने के मामले में सब पीछे हो जाते। जब नवीन और निशा दूसरे शहर शिफ्ट हुए तब कुछ दिन माँ और बाबूजी उसके साथ भी रहे, पर निशा के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता वह उतना ही काम करती थी, इसलिए सारी फरमाइशें वहां नहीं चलती। तो माँ और बाबूजी नीमा के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे यहां मेरे रहते नीमा की मनमर्जी नहीं चल सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही संडे को अचानक बारिश का मौसम हो गया तो आशा ने उसे आवाज लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़ी तलते हुए नीमा शायद फोन पर भी बात कर रही थी, इसलिए उसने आशा से कहा, ननद जी मैं पकौड़े तल रही हूं, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते आशा कपड़े लेकर आएगी? माँ चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर मैं बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को, काम चोर होती जा रही है, आशा से काम करवा रही है, अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होती है सेवा तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रही हो माँ, मैं अभी समझाता हूं। नीमा कहते हुए लगभग चिल्लाते हुए ही मैं रसोई में गया और नीमा के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से नीमा को डांटने लगा। मैंने डांट लगाई तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई नीमा को ही छत पर भागना पड़ा, लेकिन कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। नीमा की चीखने की आवाज सुनकर मैं दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठा फटाफट कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो नीमा हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद मैं उसे घर लेकर आया तो असली परेशानी तो अब शुरू हुई। माँ बाबूजी ने निशा को फोन कर दिया कि वह आकर यहां संभाल ले, पर निशा जानती थी कि वो नीमा की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देगी तो वो लोग खुद से यहां आ जाएंगे, और यही मौका है मेरी आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का, नहीं तो बेचारी नीमा जिंदगी भर परेशान होती रहेंगी। मौका देख उसने अपने कमान में से तीर छोड़ा, बाबूजी मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। उस शाम को तो माँ और आशा ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन मैं ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से छोटे के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो मैं खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा, आज पापा तुम लोगों खाना परोसेंगे, यहां जल्दी से आ जाओ। मेरी आवाज सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और नीमा के पास जाकर बैठ गए। आज कई सालों बाद मैंने नीमा, पिंकी और राहुल ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर नीमा के लिए निशा का फोन आ गया। माफ करना जीजी, मैं नहीं आ पा रही हूं, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे। थैंक यू निशा। अरे आप मेरी बड़ी बहन है, इसमें थैंक यू की क्या बात है। साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात है जीजी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए। कहकर निशा ने फोन रख दिया और नीमा की आंखों में खुशी के 2 बूंद झलक आए। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमेशा बहू ही गलत हो, कभी कभी सास ससुर भी नाइंसाफी करते हैं।